वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ए के कश्यप। बिहार स्टेट 2023 से अगर आप रिलेटेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही जो अभी कंटेंट करवा रहे हैं, इससे रिलेटेड हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है, बिहार स्टेट 2023। तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच कीजिए। साथ ही एक और एडवाइस है कि आप बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली जो एग्ज़ाम हाल ही में कंडक्ट हुआ है, तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा था। माध्यमिक शिक्षक के लिए बहुत से ऐसे सिलेबस के लेसन हैं जो आपके रिलेटेड करते हैं बिहार 7वें शिक्षक बहाली से, जिसमें आप जैसे हिंद चीन का राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण ऐसे फैक्ट हैं जो आप इतिहास की दुनिया, इतिहास तो बिहार 7th फेज के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे इतिहास की दुनिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लगभग 5 से 6 वीडियो है, 1 घंटे का। आप उसको जरूर कंप्लीट कर लें। वह वीडियो आपको मिलेगा कहाँ पे? बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली वाले प्लेलिस्ट में, जो इतिहास का प्लेलिस्ट है। तो आप एकदम बिल्कुल उसे जरूर वॉच कर लें, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगा, खास करके सेकेंडरी वाले लोगों के लिए। तो आज चलिए सेकेंडरी वाले लोगों के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद आपका लेसन भी है, जिस कुछ महत्वपूर्ण और इतिहास का हमने करवा रखा है जो आपके सिलेबस में है। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं कहाँ पे? यूरोप में राष्ट्रवाद में। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर देख लेते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की कैसे उत्पत्ति हुई? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ। 1815 ईस्वी में कौन सा सम्मेलन हुआ? वियना सम्मेलन हुआ। 1815 ईस्वी में कौन सा सम्मेलन हुआ? वियना सम्मेलन हुआ। 1815 ईस्वी में कौन सा सम्मेलन हुआ? वियना सम्मेलन हुआ। और ये वियना सम्मेलन की जो मेजबानी किया था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। अब देखिए यहाँ पे कि गणतंत्र एवं प्रजातंत्र फ्रांस की क्रांति की देन थी। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र फ्रांस की क्रांति की देन थी। फ्रांस की क्रांति की एक महत्वपूर्ण देन और भी था, बंधुत्व। क्या चीज था? बंधुत्व, जो भारतीय संविधान में एडॉप्ट किया गया। बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता, यह भी फ्रांस की क्रांति का ही देन था। फ्रांस की क्रांति से भी रिलेटेड हमने लेसन बना रखा है, तो आप जरूर उसे वॉच कीजिएगा। वियना सम्मेलन से ही यूरोप में नेपोलियन युग की अंत हुआ था। नेपोलियन युग का अंत किस सम्मेलन से हुआ था? वियना सम्मेलन से। और एक नए युग की शुरुआत माना गया था, और वह युग कौन सा था? मेटरनिक युग था। कौन सा युग था? मेटरनिक युग था। चलिए आगे देखिए इसके महत्वपूर्ण कुछ और ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे चलिए देखिए कि मेटरनिक ने इटली के कई राज्यों को विभाजित कर दिया था। जिसमें सिसिली और नेपलस के प्रदेश को बुर्बो वंश का सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया था। फर्डिनेंड को इटली के कौन कौन से प्रांत को दे दिया था? सिसिली और नेपलस प्रांत को। किसने दे दिया था? मेटरनिक ने दे दिया था। किसे दे दिया था? फर्डिनेंड को दे दिया था। आगे, फ्रांस में वियना व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कौन सा वंश है? बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया। और ये लुई 18वां जो था वो फ्रांस का राजा बना था। देखिए 2-3 बातों को ध्यान रखिएगा। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वह किसके शासन में हुआ था? लुई 16वां के शासनकाल में। और प्रजा सबसे ज्यादा खुश किसके शासनकाल में था? तो लुई 14वां के काल में। लुई 14वां के काल में प्रजा सबसे खुश था, और लुई 16वां के काल में फ्रांस में क्रांति हुई थी। ठीक है। और ये लुई 18वां जो थे, ये बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया। यानी जो आप जो भी लुईस जो रिलेटेड देखते हैं, ये किस वंश से थे? बुर्बो वंश से थे। जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस में गृह युद्ध का प्रमुख कारण बना था। जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस में गृह युद्ध का प्रमुख कारण बना था, क्योंकि उस समय चार्ल्स 10वें के शासनकाल में फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावना को दबाने का कार्य किया गया था। किसके शासनकाल में? चार्ल्स 10वें के शासनकाल में जुलाई 1830 में फ्रांस में गृह युद्ध हुआ था। और ये गृह युद्ध का मुख्य कारण क्या था? चार्ल्स 10वें के शासनकाल में फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावना को दबाने का कार्य किया गया था। चलिए आगे देखिए इसमें, फ्रांस की क्रांति के परिणाम के स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लोयंस वंश के लुई फिलिप को गद्दी सौंपा गया। फ्रांस की क्रांति में गणतंत्रवादी नेता कौन? मार्टिन लूथर। एवं सुधारवादी नेता लुई ब्ला था। कौन था? लुई ब्ला था। नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी के पश्चात वियना कांग्रेस 1815 के द्वारा इटली में पुराने रूप में लाने के लिए 2 राज्य पिंडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण किया गया। ठीक है, किसका एकीकरण हुआ? पिंडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण किया गया।
ठीक है। 1814 में किसका पतन हो गया था? नेपोलियन का पतन हो गया था। और 1815 में जो वियना कांग्रेस हुआ था, इसमें तो पूर्णतः एकदम नेपोलियन का डिक्लाइनेशन कर दिया गया था, पतन कर दिया गया था वियना कांग्रेस से। और इटली के पुराने रूप में लाने के लिए दो राज्य कौन कौन, पिडमाउंट और सार्डिनिया को एकीकरण किया गया। पिडमाउंट और सार्डिनिया, याद रखिएगा, पिडमाउंट और सार्डिनिया को। कार्बोनारी राष्ट्रवादियों का एक गुप्त दल था। कार्बोनारी क्या था? राष्ट्रवादियों का एक गुप्त दल था। कार्बोनारी क्या था? राष्ट्रवादियों का एक गुप्त दल था। और मेजनी का संबंध इसी दल से था। मेजनी का संबंध इसी दल से था। कौन से दल से? कार्बोनारी राष्ट्रवादी दल से। कौन से? मेजनी का संबंध था कार्बोनारी राष्ट्रवादी दल से। इटली में बिएक्टर एमेनुअल, इटली में बिएक्टर एमेनुअल ने काउंट काबुर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इटली में बिएक्टर एमेनुअल को काउंट काबुर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। काउंट काबुर ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ हाथ बढ़ाया था। काउंट काबुर ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए किसके साथ हाथ बढ़ाया था? फ्रांस के साथ हाथ बढ़ाया था। और ये काउंट काबुर कौन था? ये काउंट काबुर प्रधानमंत्री था कहाँ का? इटली का। तो इटली और फ्रांस ने मिलकर किसको पराजित किया था? ऑस्ट्रिया को पराजित किया था। 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में, 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने का घोषणा किया था। 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा किया था। चलिए आगे देखिए इसमें कि गैरिबाल्डी महान क्रांतिकारी जिसमें सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासत को एकीकरण किया था। गैरिबाल्डी जो था ये महान क्रांतिकारी था जिसने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासत को एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया था गैरिबाल्डी ने। 1862 ईस्वी में काउंट काबुर की मृत्यु हो जाती है। 1862 ईस्वी में काउंट काबुर की मृत्यु हो जाती है। 1870 से 71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। 1870 से 71 के बीच में फ्रांस और प्रसा के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखिए कि दक्षिणी जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा था, जहां पर सभा सभी मिलते थे। डायट क्या था? ये कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा थी डायट। ठीक है। जर्मन के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण भूमिका था। प्रसा के शासक विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को देखते हुए महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया था। किसको? बिस्मार्क को। प्रसा के शासक विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को देखते हुए महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया था। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि बिस्मार्क जर्मन का डायट में प्रसा के प्रतिनिधि हुआ करता था। बिस्मार्क जर्मन डायट में प्रसा का क्या हुआ करता था? प्रतिनिधि हुआ करता था। और बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? तो हीगेल के विचारों से प्रभावित था। किसके विचारों से बिस्मार्क प्रभावित था? तो हीगेल के विचारों से प्रभावित था। बिस्मार्क एक महत्वपूर्ण ये भी है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है सेकेंडरी लेवल में कि बिस्मार्क ने कौन सी नीति का अवलंबन किया था? कौन सी नीति को उद्देशित किया था? ब्लड एंड आयरन की नीति को, रक्त और लौह की नीति को। रक्त और लौह की नीति को किसने? बिस्मार्क ने। ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडेवा का युद्ध किया था। किसके बीच सेडेवा का युद्ध हुआ था? ये युद्ध इंपॉर्टेंट है तो इसको भी वीवीआई कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। सेडेवा बहुलाइन एकदम। ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ कौन सा युद्ध लड़ा था? सेडेवा का युद्ध लड़ा था। कौन कौन था इसमें? प्रसा और ऑस्ट्रिया। प्रसा और ऑस्ट्रिया। इसमें कौन पराजित हो गया था? ऑस्ट्रिया पराजित हो गया था और प्रसा जीता था। सेडेवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया था और प्रसा जीता था। चलिए आइए देखिए 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ सेडोन की लड़ाई में फ्रांस की हार हुई थी। ठीक है। अब देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। इसके बीच युद्ध कब लड़ा गया था? 1870 में। किसके किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच। तो इसमें कौन जीता था? प्रसा जीत गया था। तो फिर संधि हुआ, कब हुआ? 1871 में। तो उस संधि का नाम क्या था? फ्रैंकफर्ट संधि। चलिए ईसाई जगत में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त था। रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मान्यता देते थे। और ये ऑर्थोडॉक्स जो होता है ये क्या होता है? ये काफ़ी पुराने विचारों को मान्यता देता है ऑर्थोडॉक्स। तो ये ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियनिटी को जो तीन भागों में अलग किया गया है, तो ये ऑर्थोडॉक्स चर्च को मान्यता किसने दिया था? रूस और यूनान ने। ऑर्थोडॉक्स को मान्यता किसने दिया था? रूस और यूनान ने। ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। हितेरिया फ्लाइक संस्था जो है, हितेरिया फ्लाइक जो संस्था है ये इसका निर्माण ओडेशा में हुआ था। तुर्की के शासन ने किया था। कौन से संस्था का? हितेरिया फ्लाइक का।
एड्रियानोपल की संधि, एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुआ था तुर्की और यूनान के बीच। एड्रियानोपल की संधि, एड्रियानोपल की संधि तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। जैसे अभी प्राइमरी वाले में क्या पूछा था, श्रीलंका से पूछा था कि श्रीलंका को कब स्वतंत्रता दिया गया था। इसमें भी आपका श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल से भी टॉपिक है जो आगे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 1832 में यूनान को क्या दिया गया, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 में। लेकिन इससे पहले 1829 में तुर्की और यूनान के बीच कौन सी संधि हुआ, एड्रियानोपल की संधि हुआ। कौन सी संधि हुआ, एड्रियानोपल की संधि हुआ। 1832 में यूनान को जब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया तो बेवेरिया की शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। तो कौन राजा बना, ओटो राजा बना। कहाँ का राजा बना, यूनान का राजा बना। और ये कहाँ का शासक था, बेवेरिया का शासक था। हंगरी पर ऑस्ट्रिया, क्योंकि हंगरी भी आपके सिलेबस में है, हंगरी पर ऑस्ट्रिया का शासन था। 1848 के क्रांति में हंगरी के कोसुत तथा फ्रांसीसी डिक आज़ादी आंदोलन चलाया था। 1 से 2 बार इस वीडियो को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व के इतिहास के जो संधि और जो राजा के नाम होते हैं तो उसके लिए आपको 1 से 2 बार ये वीडियो कंप्लीट करना होगा। तो हंगरी पर ऑस्ट्रिया का शासन 1848 के क्रांति में हंगरी के कोसुत तथा फ्रांसीसी डिक आज़ादी आंदोलन को चलाया था। हंगरी के प्रतिनिधि सभा को डायट कहते हैं। हंगरी के प्रतिनिधि सभा को क्या कहते हैं, डायट कहते हैं। पोलैंड में रूसी शासन का प्रभाव था। पोलैंड में रूसी शासन का प्रभाव था। चलिए नेक्स्ट देखिए। पोलैंड में रूस के खिलाफ 1830 ईस्वी में विद्रोह किया था। पोलैंड में रूस के खिलाफ 1830 ईस्वी में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। 1830 ईस्वी में पोलैंड में रूस के खिलाफ क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, जिसमें पोलैंड को हरा दिया गया था। जिसमें रूस ने पोलैंड को क्या कर दिया था, हरा दिया था। रूस ने पोलैंड को क्या कर दिया था, हरा दिया था। बोहेमिया जो ऑस्ट्रिया शासन के अंतर्गत था। कौन सा, बोहेमिया जो ऑस्ट्रिया शासन के अंतर्गत था, वह बोहेमिया के बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्त शासन की मांग स्वीकार किया था। ठीक है, अब आगे चला जरा देखिए कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, ये भारतीय इतिहास से संबंधित है। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने स्वयं 1789 को फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित हुआ था। किस क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित हुआ था। कौन, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान ने भी भारत में जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था। फ्रांस में भी जैकोबिन क्लब की स्थापना हुआ था। फ्रांस में जैकोबिन क्लब किसका था, ये तीसरा जो स्टेट होता था, किसका था, तीसरा स्टेट जो होता था। फ्रांस के वर्ग कितने भागों में बटे हुए थे, तो 3 भागों में, 3 स्टेट्स में बटे हुए थे। तो जो तीसरा स्टेट था जैकोबिन क्लब, ये फ्रांस के जैसा भारत में भी स्थापित किया गया था। लेकिन अंतर क्या था कि भारत के इस जैकोबिन क्लब में यहाँ के राजा भी शामिल हुए थे। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष लगाया था। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। और नेपलस की क्रांति 1821 में हुई है। और ये नेपलस हमने देखा था अभी, नेपलस और सिसिली इटली से रिलेटेड था। इसके साथ ही आपका जो महत्वपूर्ण यूरोप के राष्ट्रवाद से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके कंप्लीट हुए। और इसके बाद जो सिलेबस में और हिस्ट्री के बचे हुए पार्ट है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीयता स्वतंत्रता संग्राम, उसको बहुत जल्द आपको करवा दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल के साथ बने रहें। प्लेलिस्ट को आप जरूर वॉच करें, स्टेट 2023। साथ ही साथ बिहार शिक्षक बहाली से जो रिलेटेड टॉपिक है, इतिहास की दुनिया पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो, तो उसे एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे भी सिलेबस आपका मैच करेगा। तो आप यहाँ पे इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर आप देख लें, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिलेगा। और इसका हम PDF आपको टेलीग्राम कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास पे सेंड कर देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को शेयर आप करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।